यूकेरियोट्स में 23s है, 16s एंड 5s। 23s, 16s एंड 5s स्वेटबर्ग फ्लोटेशन यूनिट्स के हिसाब से, जबकि यूकेरियोट्स में इट इज 28 SF यूनिट्स, 28 है, फिर 18, 5.8 and 5. So there are 4 types of ribosomal RNA in humans, in eukaryotic cells, while in microorganismal, in bacterial prokaryotic cell, there are 3 types of messenger, 3 types of ribosomal RNA. शाबाश, ठीक हो गया। तो can RNA act as an enzyme as well? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. Ribozyme. अगर वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? राइबोजाइम। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जिसमें के राइबोजाइम की एग्जांपल हो कोई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो और चीज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो टीलोमरेज एक्टिविटी करता है। टीलोमरेज एक्टिविटी की एग्जांपल है रिवर्स। यस सर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज समथिंग डिफरेंट। सेल्फ स्प्लाइसिंग आरएनए किसमें? सर सेल्फ स्प्लाइसिंग आरएनए नहीं, पेप मैंने आपको एंजाइम बताया था इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। शाबाश, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। वेरी गुड, पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है? पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम है? नहीं, पेप्टाइडेज तो तोड़ेगा ना। वो एक एंजाइम है दैट इज कॉल्ड पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। PEPTIDYL, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज जो है वो क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। HIV में RNA डायरेक्टेड, क्या कहते हैं इसको? RNA डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज। पॉलीमरेज होता है ना जो DNA बनाता है। RNA डायरेक्टेड DNA, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम है RNA डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज। ओके, राइट। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट की एक्टिविटी जो है आप किस चीज में और देखते हैं? मैंने आपको बताया था जहां पे टीलोमरेज एक्टिविटी इज आल्सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। ठीक है, RNA से DNA बनता है, राइट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। नाउ अबाउट द टाइप ऑफ DNA, ये जो मॉर्फोलॉजी क्या होती है DNA की, किस तरह पड़ा होता है बैक्टीरियल सेल में? सर्कुलर शेप। सर्कुलर शेप में, ठीक कहा आपने। एक बैक्टीरिया का DNA सर्कुलर शेप में है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। नहीं, प्लाज्मिड की तो बात ही नहीं है। एक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? सर एक ही होगा। ठीक है, हाँ एक होगा। और वो किस टाइप का होगा? लीनियर होगा कि सर्कुलर होगा? सर्कुलर। सर्कुलर होगा, राइट, यू आर राइट। और ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? सर 23 पेयर्स। 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम कह लो। हाँ 46 कह लो ना। तो अब मुझे बताएं कि वो किस शेप में होते हैं? लीनियर। वो लीनियर होते हैं। 46 ह्यूमन सेल्स में कितने
क्रोमोसोम्स है 46 46. और ये सब लीनियर फॉर्म में है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल में कितने क्रोमोसोम है? एक। और वो किस फॉर्म में है? Circular. सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। इट इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। ठीक हो गया। अब बताओ कि ह्यूमन सेल में यानी यूकैरियोटिक सेल में कोई सर्कुलर डीएनए भी है? यस सर, Yes, माइटोकॉन्ड्रिया sir. में। Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो सर्कुलर है। इससे क्या अंदाजा लगता है? इससे ये अंदाजा लगता है, बोले कि सर माइटोकॉन्ड्रिया कभी पास में किसी एवोल्यूशन तरह के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया आया। इनकॉर्पोरेट किया गया और इन द पास्ट इट बिहेव्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। इसका अपना डीएनए होता है और वो सर्कुलर होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बैक्टीरियल सेल में जाते हैं दोबारा। बैक्टीरियल सेल में एक क्रोमोसोम था और वो सर्कुलर था। इसके अलावा कोई और चीज हो सकती है जो कि सर्कुलर हो? अब बोले पी से प्लाज्मिड। नाउ इट इज प्लाज्मिड। यस, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड में ये होता है कि यू गॉट स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। पूरा डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर बॉडीज होती हैं, इनको प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स ये कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, सारों में नहीं होते। तो इनसे क्या करते हैं? ये किस काम आते हैं? किस टेक्नोलॉजी में काम आते हैं? Biotechnology, sir. बायोटेक्नोलॉजी। और स्पेसिफाई करें आर से। Recombinant DNA technology. रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। उसका क्या मतलब है? कि इसको रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है। आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम कि देखो एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स लगा के, ठीक है, एंजाइम्स लगा के वो इसको तोड़ देते हैं। एडेनिन थायमिन के लेवल से तोड़ देते हैं या ग्वानिन साइटोसिन के लेवल से तोड़ देते हैं उसको। व्हेन इट इज ब्रोकन डाउन तो वो एक सेगमेंट निकाल देते हैं। किसका? प्लाज्मिड का, ठीक है, प्लाज्मिड का। तो वो क्या करते हैं कि कोई और स्ट्रक्चर लेके ना डीएनए का उसके अंदर फिट कर देते हैं। कैसे? उसका एंड्स पे वही चक्कर रखते हैं। एडेनिन थायमिन से जुड़ रहा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ जाता है, बीच में डीएनए स्ट्रक्चर वो और डाल देते हैं। और इस तरह जब बैक्टीरिया तो मल्टीप्लाई करता है और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? कैसे, क्या बनाते हैं इससे? यूजुअली इंसुलिन। इंसुलिन। और ये इंसुलिन का क्या नाम है? इसे कहते हैं ह्यूमुलिन। HUMULIN, ह्यूमुलिन। क्योंकि पहले बीफ इंसुलिन इस्तेमाल होती थी, बीफ इंसुलिन कैटल से, और पोर्क की ज्यादा मिलती है इंसान से। एक अमीनो एसिड का फर्क है, बीफ की 3 का फर्क था, वो होता था। लेकिन अब उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या बना ली? ह्यूमुलिन बना ली। HUMULIN, ह्यूमुलिन। तो ये ह्यूमन इंसुलिन बन गई, ठीक है। इसका फायदा ये है कि उसके कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं होते। तो आरएनए डीएनए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड्स इस्तेमाल होते हैं। प्लाज्मिड्स। और प्लाज्मिड्स क्या करते हैं? ये कॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद है और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मिड्स के अंदर सर्कुलर डीएनए मौजूद है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दोनों डीएनए, उसका अपना और प्लाज्मिड का, दोनों सर्कुलर है। लेकिन ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर लीनियर क्रोमोसोम है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए सर्कुलर है, राइट। सो दैट वाज अ रिपीटिशन, और क्लियर मैं कर रहा हूं। देन यू हैव गॉट मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए। डीएनए से डीएनए यानी ये 2n बन जाता है। मसलन जो बिफोर डिवीजन, जस्ट बिफोर डिवीजन, द डीएनए
डुप्लीकेट्स, इंक्रीजेस इन साइज, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब डीएनए क्वांटिटी में डबल हो, किस क्वांटिटी में? क्रोमेटिन मटेरियल डबल हो जाता है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, डीएनए इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन थ्रेड्स, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमेटिन होता क्या है? क्रोमेटिन होता है डीएनए चेन प्लस हिस्टोन्स। हिस्टोन शाबाश, हिस्टोन प्रोटीन्स, वेरी गुड। और जब डीएनए हिस्टोन के ऊपर लपेटा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं? एन से? न्यूक्लियोसोम। वेरी राइट, शाबाश, न्यूक्लियोसोम कहते हैं उसको। वेरी राइट। तो न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए लिपटा होता है बड़ा टाइट, क्यों? डीएनए पे क्या चार्ज है? Negative. नेगेटिव चार्ज है, शाबाश। नेगेटिव चार्ज। क्या? नेगेटिव चार्ज है सर। नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब नेगेटिव चार्ज क्यों है डीएनए के ऊपर? सर फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। आई एम टॉकिंग टू अ बंच ऑफ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। और ये इतना टाइटली क्यों लिपटा होता है हिस्टोन के साथ? Histone positive होती है सर। हिस्टोन पॉजिटिव होती है, वेरी राइट। अब हिस्टोन पॉजिटिव क्यों होती है? सर आर्जिनिन और लाइसिन। बेसिक अमीनो एसिड की वजह से। Very good. You are very intelligent because it is rich in arginine. Arginine. Okay. So positive charge is attached to the negative one. तो फिर ये जब tightly लिपटा होता है तो क्या is it suitable for division? Yes or no? नो सर। नो सर। Why no? Tightly attached है। पड़ेगा पहले। पहले इसको लूज होना है, पहले इसने लूज होना है। जब लूज होगा, लूजनिंग होगी, ये टाइटली जो लिपटा हुआ है लूजनिंग होगी तो इसकी डिवीजन होगी। ठीक है, अब इसकी लूजनिंग किसकी वजह से होती है? बाय, जब डिवीजन से पहले इसकी लूजनिंग होती है, दे आर बाय एंजाइम्स कॉल्ड एज हैट्स, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। वो क्या करते हैं? हिस्टोन को करते हैं और हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। बात समझ आई? हैट्स, HAT, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस लगते हैं और इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देते हैं तो डीएनए इसका लूज हो जाता है, अनवाइंड हो जाता है। तो इससे वो स्टार्ट होता है, पहला स्टेप, वो डीएनए खुलता है, 2 स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद ये होता है, हाँ बस ठीक है, अब बैठे, अभी 5 मिनट रह गए तो आप आ जाए फिर। ओके, नाउ उसका वो डीएनए स्ट्रैंड अलग होता है और जब अलग होता है डीएनए स्ट्रैंड तो फिर उससे क्या बनता है? न्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड अनवाइंड हो गया, हेड्स लगे, अनवाइंड हो गया। कुछ और प्रोटीन्स होती हैं जो कि उनके स्ट्रैंड्स को दोनों को अलग रखते हैं। तो डिवीजन के वक्त सेल्स के जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर, तो अगला स्टेप क्या होगा? जब स्ट्रैंड अलग हो गए तो हर एक स्ट्रैंड जो है वो क्या है? इट इज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट। यही तो बात है। पहले तो डीएनए आपस में जुड़ा हुआ था ना, जब उसको अलग कर दिया तो उसके साथ से मिलता जुलता टेम्पलेट बन जाएगा। वो टेम्पलेट क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? वो इंफॉर्मेशन लेके बाहर जाएगा ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। मैसेंजर। शाबाश शाबाश शाबाश, उसी को मैसेंजर आरएनए कहते हैं ना। वो ट्रांसक्रिप्शन हो गई ना, तो वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है टेम्पलेट से। उसी तरह का उसकी इंफॉर्मेशन लेके बाहर, जो कि अगर एडेनिन था थाइमिन और गुआनिन साइटोसिन करके बाहर जाता है, उसकी ऑपोजिट इंफॉर्मेशन लेके, मतलब इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है। और जब वो नीचे जाके बनता है तो उससे उसी तरह की प्रोटीन बन जाती है। तो ये टेम्पलेट मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, ये ये बाहर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल, ये सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पोर्स में से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना,
जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसके अंदर से ये निकल के बाहर चला जाता है मैसेंजर आरएनए। और ये क्योंकि इसने प्रोटीन बनानी है तो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ेगा? रफ रफ के साथ, रफ के साथ। और रफ को रफ क्यों कहते हैं? किसके ऊपर? राइबोसोम जुड़े होते हैं और इसने प्रोटीन बनानी है, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है it is studded with ribosomes, right? And so they form protein synthesis. तो इसी को कहते हैं ना कि आगे फिर ट्रांसलेशन होती है, और प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसफर आरएनए भी आता है, वो कोडोन पढ़ के जाता है मैसेंजर आरएनए का, और तीन न्यूक्लियोटिक बेसिस के साथ एक अमीनो एसिड लिंक होता है, मतलब उसे पकड़ा जाता है, तो वो एक अमीनो एसिड ले आता है एक एक करके और नई प्रोटीन बनती जाती है। और वो नई प्रोटीन बन के कहाँ जाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही जाती है, ठीक है। और वहां से होती फिर गोल्गी एपरेटस में आती है, वहां उसके कुछ उसकी मॉडिफिकेशन होती है और मैच्योर प्रोटीन बन जाती है। जैसे कोलेजन है, वो मैच्योर कोलेजन सही वाला बन के निकलता है, उससे जो आगे स्ट्रैंड्स या अननेसेसरी सारी कट जाती हैं, बिल्कुल फाइन फॉर्म में वो निकल आता है। तो ठीक है ना, तो हैट्स लगते हैं, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, वो हिस्टोन का प्लस चार्ज कम कर देते हैं, वो उसकी जो न्यूक्लियोसोम पे टाइट लिपटा होता है डीएनए चेन, वो लूज हो जाता है और डीएनए चेन फिर खुल जाता है, उसमें हेलिकेजेस एंजाइम आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आती हैं, उनको अलग रखती हैं, तो फिर क्या होता है, उससे टेम्पलेट बनता है, और इसी टेम्पलेट को तो मैसेंजर आरएनए कहते हैं ना। और फिर ये प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्ट, वो जो कोडेड मैसेज है वो ट्रांसक्रिप्ट हो गई, क्रिप्ट, वो आगे कोड चला गया, कोड बाहर आया, वो राइबोसोम के अंदर से गुजरता है, और वहां से कोडोन के तीन बेसिस का कोडोन होता है, तो उन 3 बेसिस से शेप बन जाती है, तो वो उसका एक खास एक्शन बन जाता है, यानी वो उससे खास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं प्रोटीन में। तो इस तरह डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, डिफरेंट जानवर बनते हैं, डिफरेंट शेप्स बनती हैं, so depending upon the electromagnetic field. So the sequence of amino acids in the first primary structure, linear structure, dictates the secondary, tertiary and quaternary structure, and this is how one thing leads to the other automatically. और इस तरह पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, नया सेल बन जाता है या नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। So this is the central dogma, इसको कहते हैं, राइट। अच्छा, फिर आपको मैंने बताया था कि आरएनए में एडेनिन होता है और क्या होता है? यूरेसिल होता है, एडेनिन, गुआनिन, और मतलब एएमपी होता है, जीएमपी होता है, और साइटिडिन मोनोफॉस्फेट होता है, एजीसी, और यू से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। यूरासिल होता है बट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना, AGCU। ये 4 चीजें जुड़ती हैं तो आरएनए चेन बनती है। कितना आसान है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन नहीं है इसमें, तो एडेनिन, गुआनिन, AGCU, कितना आसान है। तो ये बन गई, क्या बन गई? आरएनए चेन। और डीएनए में क्या होता है? AGCT, वो डीएनए बन जाता है, ठीक है। अब AGCU, ए से क्या बनता है? AMP, हेलो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, हाँ। जी से GMP, सी से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, यू से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह अगर आप डीएनए की तरफ जाएं तो डीएनए में AGCT है, ठीक है, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। हाँ, इसको थाइमिडिलिक एसिड भी कहते हैं, ओके। तो AGCT, लेकिन अभी डीएनए पूरा नहीं हुआ, इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग उल्टी चेन लगेगी। ऊपर AGCT है तो फिर ए के साथ T
जी जी के साथ सी, टी सी, और फिर सी के साथ जी, और फिर आखिर में टी के साथ ए। तो ए जी सी टी, इससे उल्टा टी सी जी और ए आएगा, ठीक है। और ये आपस में ए और टी दो दो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे, जी और सी तीन तीन से जुड़ेंगे, और ये जुड़ेंगे। अच्छा, अब ये जो आरएनए चेन है ए जी सी यू, यानी एएमपी जीएमपी, ए से मतलब है एएमपी, याद रखना, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। ये आपस में कैसे जुड़ते हैं? बाय Phosphodiesterone bonds. 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, क्योंकि ये अच्छा, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो डीएनए भी इस तरह जुड़ता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई है। अब डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बाहर होते हैं कि बेसिस बाहर होते हैं? अंदर क्या होता है? डीएनए स्पाइरल है ना, ऐसे गोल गोल घूमता है, तो बाहर की तरफ क्या होते हैं? सर बेसिस अंदर की तरफ होती है। बेसिस बेसिस आर फॉस्फोडाइस्टर ऑलवेज, बॉन्ड बाहर की तरफ। फॉस्फोडाइस्टर बाहर की तरफ होते हैं और बेसिस अंदर की तरफ होते हैं। दैट्स वेरी राइट, दैट्स वेरी राइट। और ये इसका स्ट्रक्चर है। और फिर जो डीएनए हेलिक्स है वो मैंने बताया था 3 टाइप्स का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? पहली टाइप बी, दूसरी टाइप ए, तीसरी जेड, बी ए जेड। इसके नीचे याद लिख लो 10, 11, 12, यानी एक 360 डिग्री टर्म में, एक 360 डिग्री टर्न के अंदर बी में कितने अमीनो एसिड कवर होंगे? बी में कितने बेसिस, सॉरी, बी में कितने वो बेसिस कवर होते हैं? 10 bases. 10 बेसिस आते हैं, हाँ बिल्कुल। 360 पूरा 180 और 180 एक पूरा सर्कल में 10 बेसिस कवर होते हैं। और ए टाइप ऑफ डीएनए में 11 बेसिस, और जेड में 12, यस 12। तो इसमें ये जो पहले दो हैं दे आर राइट हैंडेड स्पाइरल टर्न्स होते हैं, और जेड में लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो डीएनए की टाइप्स है बी ए जेड, 10, 11, 12 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बेसिस पर 360 डिग्री टर्न। तो जब ये टर्न होता है और इसके साथ साथ उसमें कुछ ग्रूव्स बनते हैं, ग्रूव्स स्पेसिफिक फंक्शन, जो ग्रूव्स होते हैं, हेलो, यस सर। उनमें ग्रूव्स में उनका कुछ फंक्शन होता है, उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स लगती हैं, और 2 ग्रुप बनते हैं, वाइडर ग्रुप एंड अ नैरोअर ग्रुप, ठीक है, और इनका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। अभी आपने ये डीएनए का और उसका वो स्ट्रक्चर देखा, राइट। देन देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स कॉल्ड एज ट्रांसपोसोन्स।